नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में जो कि भारत चीन सीमा से जुड़ी आ रही है। जहां पर आपको बता दें कि भारत और चीन की सीमा पर आसमान में हुआ जबरदस्त टक्कर। आसमान में ले आया चाइनीज G-20 फाइटर, जिसका भारत के रफाल ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, आसमान में शुरुआत हो चुकी है। आर पार का महाऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केवल आसमान ही नहीं बल्कि भारत ने दक्षिण चीन सागर में रवाना कर दिए है जंगी युद्धपोत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली सड़क के बंद होने से मच गया है बवाल। आपको बताएंगे कि चीन से झड़प के बाद इस राजमार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब सरकार किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकती है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि पीएम मोदी को कठोर फैसला चीन के खिलाफ लेना चाहिए, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में चीन को जबरदस्त सबक सिखाया जाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा के हमें बताइए कि क्या पीएम मोदी को जल्द से जल्द आर पार का ऐलान कर देना चाहिए। हाँ या ना में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राफेल से कांपा चीन, आसमान में ले आया J-20 फाइटर जेट, भारत से ले रहा टक्कर। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील में धोखेबाज चीन की आज सोमवार को घुसपैठ की सारी कोशिशों को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दी। ऐसे में इस नापाक हरकत के बाद चीन की सेना ने बॉर्डर के पास लद्दाख के ऊपर अपने चेंगदू J-20 फाइटर जेट उड़ाए हैं, जिसे जबरदस्त टक्कर देने के लिए भारतीय वायुसेना का राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस विमान जैसे जंगी विमान बिल्कुल तैयार हैं। राफेल चेंगदू J-20 भारतीय सेना पर शामिल हुए। राफेल के आगे चीन के J-20 का इंजन निम्न स्तर का है। ऐसे में युद्ध के मामले में भी राफेल चेंगदू J-20 से हद से ज्यादा काबिले तारीफ है। राफेल में हायर वेपन लोड, बेटर हाइड और लीथल मिसाइल पावर है। तो चलिए बताते हैं कि राफेल चीन के लड़ाकू विमान चेंगदू J-20 से किस तरह बेहतर है। विमानों की अपेक्षा करने में सबसे पहले भारत के राफेल में 2 स्नैकमम M88 इंजन हैं जो 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करते हैं। चीन के चेंगदू J-20 में शेनयांग WS-10B इंजन लगा है जो 145 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करते हैं। हालांकि राफेल के इंजन का थ्रस्ट उसे मैन्यूवरिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि इंजन के पावर को अपने हिसाब से कंट्रोल करने में आसानी होती है। भारतीय विमान राफेल का रडार और एवोनिक्स सिस्टम अत्याधुनिक है। चीन के रडार सिस्टम की कोई जानकारी चीन ने अभी तक जारी नहीं हुई है। राफेल में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडर एरे लगा है। इसके अलावा राफेल पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्पेक्ट्रा लगा है जो किसी भी तरह के दुश्मन को खोज सकता है, हथियार चला सकता है, संचार जैम कर सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने दक्षिण चीन सागर में रवाना किया जंगी जहाज। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में 15 जून को गलवान घाटी में संघर्ष के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए अपने सीमावर्ती युद्धपोत को चीन की निगरानी के लिए रवाना किया था। चीन ने दोनों पक्षों के बीच वार्ता के दौरान इस कदम पर आपत्ति जताई। चीनी इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जहाजों की उपस्थिति पर आपत्ति जताते रहे हैं, जहां उन्होंने कृत्रिम द्वीपों और सैन्य उपस्थिति के माध्यम से 2009 से अपनी उपस्थिति में काफी विस्तार किया है। इसके तुरंत बाद गलवान संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। भारतीय नौसेना ने अपने मोर्चे के एक युद्धपोत को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया था, जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना अपना दावा करती है। दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत की तत्काल तैनाती का चीनी नौसेना और सुरक्षा प्रतिष्ठान पर एक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने भारतीय पक्ष के साथ राजनयिक स्तर की वार्ता के दौरान भारतीय युद्धपोत की उपस्थिति के बारे में भारतीय पक्ष से शिकायत की। सूत्रों ने बताया कि दक्षिण चीन सागर में तैनाती के दौरान जहां अमेरिकी नौसेना ने भी अपने विध्वंसक और फ्रिगेट तैनात किए थे, भारतीय युद्धपोत सुरक्षित संचार प्रणालियों पर अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए थे। नियमित अभ्यास के हिस्से के रूप में भारतीय युद्धपोत को लगातार अन्य देशों के सैन्य जहाजों की आवाजाही की स्थिति के बारे में अपडेट किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक चकाचौंध से बचने के लिए पूरे मिशन को बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। लगभग उसी समय भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास मलक्का जल क्षेत्र के साथ अपने सीमावर्ती जहाजों को तैनात किया था और चीनी नौसेना की किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए चीनी नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया। कई चीनी जहाज भी तेल के साथ लौटते समय या अन्य महाद्वीपों की ओर व्यापारी लदान लेते हुए मलक्का जल क्षेत्र से गुजरते हैं। सूत्रों ने कहा कि भारतीय नौसेना पूर्वी या पश्चिमी मोर्चे पर विरोधियों द्वारा किसी भी दुस्साहस की जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है और मिशन आधारित तैनाती ने इसे हिंद महासागर में क्षेत्र में व इसके आसपास की उभरती स्थितियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद की है। सूत्रों ने कहा कि नौसेना
कि स्वायत्त पानी के नीचे के जहाजों, अन्य मानव रहित प्रणालियों, सेंसरों को तुरंत हासिल करने और तैनात करने की योजना है, जो मलक्का जल क्षेत्र से हिंद महासागर क्षेत्र की ओर PLN की आवाजाही पर नजर रखने के लिए है। नौसेना जिबूती क्षेत्र के आसपास मौजूद चीनी जहाजों पर भी नजर रख रही है और राष्ट्रीय हितों के लिए आसपास के क्षेत्रों में तैनात है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली सड़क के बंद होने से मचा बवाल, जाने क्यों बंद किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग। जी हां दोस्तों, सरहद पर चीन के साथ बड़े तनाव के बीच लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली सड़क के बंद हो जाने से तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी हैं। जहां सड़क पर फंसे लोगों के अनुसार सेना के वाहनों के लिए सड़क को सिविलियन यातायात के लिए रोका गया है, अधिकारी ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। आज सुबह करीब 4 बजे से 400 किलोमीटर लंबी श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। गंदेरबल में मिनगम और गुंड और सोनबर्ग पर करीब 300 छोटी बड़ी गाड़ियों को रोका गया। इसके पीछे प्रशासन ने भारी बारिशों के चलते हुए भूस्खलन को कारण बताया। गंदेरबल के SSP खलील पोसवाल के अनुसार सुबह तड़के जोर की बारिश के चलते जोजिल्ला पर हुए भूस्खलन के कारण सड़क को बंद करना पड़ा। सड़क के यातायात योग्य बनने के बाद इसको दोबारा खोला जाएगा, लेकिन सड़क पर फंसे लोगों के अनुसार जहां सेना के वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति दी जा रही है, वहीं आम सिविल गाड़ियों और ट्रक को रोका जा रहा है, जिसके लिए वो पैंगोंग में चीनी घुसपैठ के बाद बड़े तनाव के बीच सेना को सरहद से जोड़ रहा है। लेकिन कारगिल के डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी इन दावों को सिरे से नकार रहे हैं। इनके अनुसार कारगिल की तरफ से सड़क सेना और आम नागरिकों के लिए खुली है और उनके पास अभी तक ना तो लिखित और ना ही मौखिक तौर पर सड़क को बंद करने का कोई आदेश आया है और न इनकारी हुई है। सड़क पर सेना के काफिले के जाने के बारे में सेना के अधिकारियों का कहना है कि सेना का TCP सोनमर्ग के नीलग्रट इलाके में है, जो आबादी वाले इलाकों से आगे है। लद्दाख जाने वाले सिविलियन वाहनों को जहां सोनमर्ग से पहले रोका जाता है, तो वहीं सेना के जवान सोनमर्ग से आगे तक जाते हैं, जिससे यह आभास हो रहा है कि सेना के वाहनों की आवाजाही के लिए सिविल गाड़ियों को रोका जा रहा है। सोमवार को लद्दाख के पैंगोंग और फिंगर 4 इलाके में हुए चीनी अतिक्रमण के प्रयासों के बाद बड़े तनाव के बाद लोग सड़क बंदी को इसी के साथ जोड़ रहे हैं। इससे भारत के चीन के बीच संघर्ष के युद्ध की तरफ जाने की अटकलें भी जोर पर है। लेकिन सैन्य सूत्रों के अनुसार पिछले 4 महीनों में बड़ी संख्या में सैनिकों और सेना के सामान की आपूर्ति लद्दाख क्षेत्र में हो चुकी है। संघर्ष होने की स्थिति में भी सड़क को बंद करने की जरूरत ना के बराबर होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय नौसेना अब होगी और मजबूत। अक्टूबर में किया जाएगा 55,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बी परियोजना की शुरुआत। जी हां दोस्तों, चीन की नौसेना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत 55,000 करोड़ की मेगा परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पनडुब्बियों का निर्माण भारत में बहुप्रचारित रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत किया जाएगा, जिसमें घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ साथ मिलाएंगी, जिससे देश में उच्च स्तरीय मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का उत्पादन किया जाएगा। मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा मंत्रालय ने इन 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 2 भारतीय पोत कारखानों को चुन लिया है। इसके अलावा 5 बड़ी विदेशी रक्षा कंपनियों को भी विकल्प के तौर पर रखा गया है। चुने गए भारतीय कंपनी में लार्सन एंड टुर्बो और सरकारी कंपनी में मजागांव डॉक्स लिमिटेड शामिल हैं, जबकि चयनित विदेशी कंपनियों में थाईसीन क्रप मरीन सिस्टम्स, नवांतिया और नवेल ग्रुप है। भारतीय नौसेना ने अपनी पानी के भीतर लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए 6 परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों सहित 24 नई पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। वर्तमान में इसमें 15 पारंपरिक पनडुब्बियां और 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के चीन के बढ़ते प्रयासों के मद्देनजर नौसेना अपनी समग्र क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हिंद महासागर देश के सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक नौसेना विश्लेषकों के अनुसार चीनी नौसेना के पास वर्तमान में 50 से अधिक पनडुब्बियां और लगभग 350 जहाज हैं। जहाजों और पनडुब्बियों की कुल संख्या अगले 8 से 10 वर्षों में 500 से अधिक होने का अनुमान है। भारत वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है। अनुमान के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों को अगले 5 वर्षों में पूंजी खरीद में लगभग 130 अरब डॉलर खर्च करने का अनुमान है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन का दुस्साहस, भारत को उकसाने के लिए अब कैलाश मानसरोवर में तैनात की मिसाइलें। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमाओं को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच चीन की भारत के खिलाफ उकसावे वाली हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिशों के बाद अब लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ तनाव के बीच चीन कैलाश मानसरोवर की एक झील के किनारे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात कर रखा है। इपोक टाइम्स ने
में एक रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों के मुताबिक मिसाइल की तैनाती चीन की ओर से जारी आक्रामक उकसावे का हिस्सा है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और जटिल हो सकता है। लंदन बेस्ड थिंक टैंक ब्रिज इंडिया में जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ और लेखक प्रियजीत देबसराकर ने इपोक टाइम्स को ईमेल पर बताया, मेरी नज़र में यह भारत के खिलाफ चीन के उकसावे की कार्रवाई का हिस्सा है जो LAC पर लद्दाख से पूर्वी और मध्य सेक्टर में दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा, तिब्बत में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तैनाती से हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह शुद्ध रूप से अध्ययनकवादी अस्थिरता और भारत को उकसाने के लिए है, जिसने चीनी खतरे और आक्रामकता के सामने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। वॉशिंगटन बेस्ड ह्यूस्टन इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया की डायरेक्टर अपर्णा पांडे ने कहा कि चीन धर्म और संस्कृति में विश्वास और उनका सम्मान नहीं करता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी धर्म को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि धर्म जनता की अफीम है और वे जिस विचारधारा की परवाह करते हैं वह उनका कम्युनिज्म। वे प्रतीकों और प्रतीकवाद के बारे में परवाह नहीं करते हैं। यदि वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से न जुड़े हों, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, 4 धर्मों द्वारा पूजनीय है और भारत में संस्कृति और आध्यात्मिक शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। हिंदू इस स्थल को शिव और उनकी पत्नी पार्वती का निवास मानते हैं। तिब्बती बौद्ध लोग पहाड़ को कंग रिपोंचे कहते हैं। जैन इस पहाड़ को अष्टपद कहते हैं और इसे वह स्थान माना जहां उनके 24 आध्यात्मिक गुरुओं में से प्रथम ने मोक्ष प्राप्त किया। तिब्बत का बौद्ध पूर्व धर्म बोन्स के अनुयायी इस पर्वत को आकाश की देवी सिपाही मैन का निवास स्थान बताया। यह पवित्र स्थल सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली का उद्गम स्थल भी है। बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीन के भी कई सैनिक हताहत हुए, लेकिन उसने अभी तक संख्या का खुलासा नहीं किया है। इस बीच 29-30 अगस्त की दरमियानी रात भी दोनों देशों के सैनिकों में झड़प की खबर है। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी चल रही है, लेकिन चीन की चालाकियों और चालबाजियों की वजह से अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया है। इस बीच चीन लगातार LAC पर मोर्चेबंदी में जुटा है। भारतीय सीमा पर उसने कई जगह जंगी तैयार शुरू कर दी है। भारत ने भी उसी मुताबिक तैयारी कर रखी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में फिर झड़प, पैंगोंग झील इलाके में भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। यह हालात तब बिगड़े जब चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। इसके बाद भारतीय जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भारतीय सेना के मुताबिक चीनी सैनिकों को पीछे धकेला जा चुका है। केंद्र सरकार ने बताया है कि चीनी सेना एक बार फिर यहां पर उकसाने की गतिविधि करते हुए यथास्थिति में बदलाव करने की कोशिश की है। उसकी इस कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। सरकार ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा है, चीनी सेना ने यथास्थिति को बदलने के लिए सैन्य गतिविधियां की, लेकिन भारतीय सेना को उनकी इस गतिविधि का अंदाजा लग गया और उन्होंने इसे नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय के इस बयान में बताया गया है कि चीनी सेना की ओर से 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात में ये कोशिश की गई थी। इस कार्रवाई में कोई घायल हुआ या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है। रक्षा मंत्रालय के इस बयान में कहा गया है, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक बातचीत में हुए समझौतों का उल्लंघन किया और यथास्थिति को बदलने को कोशिश में उकसाने वाली सैन्य गतिविधियां की है। इसमें कहा गया है, भारतीय सेना के जवानों को PLA की गतिविधियों को पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण तट पर होने वाली इस गतिविधि का पता चल गया और उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाए और चीनी इरादों को नाकाम कर दिया। अपने बयान में रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय सेना बातचीत के जरिए सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो अपनी सीमाओं की अखंडता को बरकरार रखने के लिए भी उतनी ही दृढ़ है। सरकार ने बताया है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच विवाद को सुलझाने के लिए चुशल में ब्रिगेडियर कमांडर के स्तर की बातचीत जारी है। NDTV इलाके में भारत की सैन्य रणनीति को लेकर कोई डिटेल सार्वजनिक नहीं कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद बड़ा फैसला, श्रीनगर लेह हाईवे को किया बंद। जी हां दोस्तों, भारत और चीनी सैनिकों के बीच लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के बाद सरकार ने श्रीनगर लेह राजमार्ग को आम जनता के लिए बंद कर दिया है। हालांकि इसे लेकर अधिकारियों ने कोई सफाई नहीं दी है। ऐसा भी हो सकता है कि यह हाईवे मौसम को देखते हुए लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद किया हो। श्रीनगर लेह हाईवे पर अब केवल सैन्य आवाजाही को अनुमति होगी। चीन की मौजूदा एक तरफा कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर तेज हो रही हलचल के बाद पैंगोंग झील के आसपास
पास रहने वाले स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। आपको बता दें कि चीनी सेना ने 29 और 30 अगस्त की आधी रात को लद्दाख के पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर से घुसपैठ की कोशिश की थी। बड़ी संख्या में चीनी जवानों ने भारतीय इलाके में घुसने की जो कोशिश की उसे भारतीय सेना ने न केवल नाकाम किया बल्कि चीनी सेना को वहां से खदेड़ दिया। चीन ने यह हरकत ऐसे समय में की जब दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने को लेकर लगातार सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है। सेना ने जारी किया बयान। सेना ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा, भारतीय जवानों ने पैंगोंग त्सो क्षेत्र में यथास्थिति बदलने के चीन की पीएलए के उत्सावे वाले सैन्य अभियान को विफल किया। भारतीय सैनिकों ने जमीन पर तथ्यों को एक तरफा बदलने के चीनी इरादों को विफल करने के उपाय किए। मामले के हल के लिए चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की एक फ्लैग मीटिंग की तैयारी की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन कनाडा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जी हां दोस्तों, बलूच नागरिकों पर अत्याचारों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किए गए। ब्रिटेन में भी सांसद और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आवास के बाहर सिंधी बलूच फोरम और फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने बलूचिस्तान में हो रहे दमनकारी शासन को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सिंधी बलूच फोरम के सदस्य हाथ में पाकिस्तान सरकार के विरोध के पोस्टर लिए हुए यूके की संसद के बाहर खड़े हुए। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया। दूसरी ओर फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के सदस्यों ने लंदन में स्थित यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आवास का घेराव किया। समूह के सदस्यों ने बलूच नागरिकों को हो रही हत्याओं को रोकें जैसे पोस्टरों के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने ब्रिटेन सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान का समर्थन करने से रोकने का आग्रह किया, क्योंकि उनका समर्थन पाकिस्तान को मानवता के खिलाफ अधिक अपराध करने की अनुमति दे रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हजारों निर्दोष बलूच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाद में वे गायब हो गए हैं। कार्यकर्ताओं ने अपील की कि इस संबंध में एक तथ्य खोजने वाला मिशन होना चाहिए और कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन का संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा बलूच, सिंधी और पश्तून संगठनों के सदस्यों ने टोरंटो में पाक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल से $1 अरब में 2 और फाल्कन एयर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगा भारत। जी हां दोस्तों, सरकार वायुसेना के लिए 2 फाल्कन हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली इजराइल से करीब $1 अरब में खरीदने को मंजूरी देने के अंतिम चरण में है। पीटीआई के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर चीन के साथ भारत के जारी सीमा विवाद के बीच 2 फाल्कन विमान खरीदने के लिए इजराइल के संबंध अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है। वायुसेना के पास पहले से 3 फाल्कन हैं और 2 और मिल जाने से देश की हवाई रक्षा और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। 2 और फाल्कन के लिए मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया अंतिम चरण के नजदीक है। प्रस्ताव पर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अगली बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। सैनिकों की गतिविधि पर रखेगा नजर। फाल्कन को रूसी मूल के इल्यूशन 76 परिवहन विमान पर लगाया गया है और इसकी शानदार निगरानी क्षमताओं को लेकर इसे आसमान में आंख कहा गया है। फाल्कन दुश्मन के विमान, उसकी मिसाइलों और सीमा पर सैनिकों गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। इजरायली अवाक्स के अलावा वायुसेना के पास फिलहाल 2 स्वदेश विकसित हवाई पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली भी है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर पाकिस्तान द्वारा की गई प्रतिक्रिया के बाद वायुसेना ने सरकार को 2 और फाल्कन अवाक्स खरीदने की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत से अवगत कराया था, ताकि हवाई रक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर किया जा सके। पाकिस्तान के पास कथित तौर पर भारत से अधिक संख्या में अवाक्स है। भारत ने 2018 में S-400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 इकाइयां खरीदने के लिए रूस के साथ $5 अरब के सौदों पर हस्ताक्षर किया था। भारत 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से भी लैस कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बनाया ग्लोबल प्लान। पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों को मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भारत में जल्द कोरोना वैक्सीन के आने की खबर है। कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने के बाद लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए केंद्र सरकार 5 अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। इसमें निःशुल्क टीकों से लेकर गारंटीकृत आपूर्ति तक शामिल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब खबर मिली है कि केंद्र सरकार अपने साथ ही पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति करने का ग्लोबल प्लान तैयार कर रही है। इसमें पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी शामिल हैं। भारत में इस समय 3 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में खबर है कि वह कोरोना वैक्सीन बाजार में उतारने के काफी करीब पहुंच चुकी है।
सीरम कंपनी के साथ एस्ट्राजेनेका सहित 3 कंपनियों की भागीदारी है। कोरोना वैक्सीन की योजना से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि अभी इस योजना को लेकर कोई फाइनल प्लान नहीं बनाया गया है। इसके आखिरी रूप को लेकर प्लान बनाया जाना बाकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन पर विशेषज्ञों के समूह के बीच बातचीत चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक एक बार वैक्सीन के बनने को लेकर अप्रूवल मिल जाए, इसके बाद वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर सरकार संभावित लाभार्थियों के साथ एग्रीमेंट साइन करेगी। अधिकारियों ने बताया कि वैक्सीन किन देशों को दी जाए, इस पर सावधानी के साथ विचार किया जाएगा। ग्लोबल वैक्सीन आपूर्ति को लेकर सरकार कई तरीके से विचार कर रही है। सरकार के प्लान में पहला निःशुल्क वितरण शामिल है, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे आसपास के पड़ोसी देशों तक सीमित हो सकता है। हालांकि इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। दूसरे मॉडल के तहत कोरोना वैक्सीन उन गरीब देशों को काफी रियायती दाम पर दी जाएगी। इससे कई अफ्रीकी देशों को इसका लाभ मिल सकता है। तीसरे मॉडल के तहत कई देशों को बाजार मूल्य पर इन वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाएगा। जब काफी संख्या में वैक्सीन तैयार हो जाएगी, उस वक्त इसे खुले बाजार में वितरित किया जाएगा। चौथे मॉडल के तहत कुछ देशों से भारत के तीसरे चरण के परीक्षणों में भाग लेने के लिए संपर्क किया जाएगा, जबकि 5वें मॉडल के तहत भारत कुछ देशों को 2 घरेलू टीकों के उत्पादन की भी मंजूरी दे सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।